टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो मतलब आपके सॉल्यूशन का कितना कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि भैया आपका जो सॉल्यूशन है, जैसे मान लो कि तुम बाजार से मान लो नींबू पानी खरीदो और नींबू पानी पे लिखा हुआ है कि 4%। इसका मतलब क्या है कि जो नींबू पानी आप पी रहे हो, मान लो आप 100 लीटर पानी पी रहे हो, तो उसमें से 4 लीटर क्या है, नींबू पानी है, और बाकी बचा 96 लीटर क्या है, वो आपका पानी है ना। तो इसको बोलते हैं अपन मास बाय मास परसेंटेज। तो मास ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट का मास कितना है अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का मास कितना है इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो याद है सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाते हो, तो जिसको आप मिलाते हो उसको अपन सॉल्यूट बोलते हैं, जिसमें अपन मिलाते हैं जिसके अंदर, उसको अपन सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है, सॉल्यूट की मात्रा कम होती है। तो जिसकी मात्रा ज्यादा वो सॉल्वेंट, जिसकी मात्रा कम वो होता है आपका सॉल्यूट। जैसे अपन इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते देखो। तो क्वेश्चन लिखो अपनी कप में। सर उसमें इंटू 100 की लिखा हुआ है। परसेंटेज निकालना है ना बेटा, परसेंटेज निकालने के लिए तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। जैसे मान ले मैं बोलूं कि यार तेरे 22 नंबर, जैसे मान ले तेरे आए, तेरे मान ले 82 नंबर आए 100 में से, तो तेरे कितने परसेंटेज आए। तो अपन क्या करते हैं 82/100 इंटू 100 करते हैं, तो यस कितना सर आता वो है तो 82% पता आता है। है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिखो अपनी कप में। 4 ग्राम ऑफ ए, सर एक बार पीछे वाली साइड लगा दो ना। 4 ग्राम ऑफ ए इज मिक्सड विथ, अरे एक बार पीछे वाली स्लाइड लगा दो ना। वापस ये लिख ले और जल्दी लिखा करो यार। हाँ सर भूल गया। लिख लिया। तो देखो अब एक क्वेश्चन लिखो अपनी कप में। 4 ग्राम ऑफ ए इज मिक्सड विथ 20 ग्राम ऑफ बी, फाइंड मास बाय मास परसेंटेज। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, आप करो, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। चार ऑप्शन सर दे रहा हूं मैं तुम्हें, एक सेकंड रुक जाओ। ए, बी, सी और डी। 25%, 30%, 100/6% या 100/5%। क्या होगा इसका, सोचो इसका आंसर। तो सर मास बाय मास पर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास 100 इन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कितना आ रहा है साथ सोचो। 100 100/, करेक्ट है। देखो अब तुम लोग ध्यान से देखो, आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो आपका सॉल्वेंट होता है, जिसकी मात्रा कम होती है वो आपका सॉल्यूट होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 4 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यार सॉल्यूशन तो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से मिलकर बनता है। देखो ये 28/4 है, ये कितना हो जाएगा 24 ग्राम, इंटू आ जाएगा 100, ग्राम से ग्राम गया 4 6 जा, तो आंसर कितना आया 100/6%। आया समझ में कि नहीं समझ में आया, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। सर वो 24 है। हाँ 24 है, क्योंकि सॉल्यूशन का मास क्या होता है, सॉल्यूशन का मास होता है कि भाई सॉल्यूट का कितना है प्लस सॉल्वेंट का कितना है। तो सॉल्यूट का 4, सॉल्वेंट का 20, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो गया 24 ग्राम। नहीं आया समझ में कि आ गया है क्वेश्चन।
सर आगे सर आ गया? तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो 20 ग्राम ए is mixed with 10 ग्राम बी। तो ये लिखा हुआ है 10 ग्राम। फाइंड मास बाय मास परसेंटेज। सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर? सर 100/3 100/3। सर करेक्ट 10 है। अपॉन अच्छा तुम मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है? जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो आपका सॉल्वेंट होता है, और जिसकी कम होती है वो आपका सॉल्यूट होता है। तो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सॉल्यूट का मास कितना है? 10 ग्राम। सॉल्यूशन का कितना है? 30 ग्राम इनटू 100। ये कितना आ गया? 100/3%, या फिर 33.3%। ये आंसर इसका। कोई डाउट है सर इसमें तो वो पूछो। 20 ग्राम है या 30 है? 20 ग्राम इज मिक्स्ड विद 10 ग्राम। तो 10, तो सॉल्यूट का 10 हो गया, और सॉल्यूशन का कितना हुआ? 20 और 10 30 हो गया। लिख लिया क्या? जिसमें कोई सर जिसमें चीज मिलाई जाती है वो सॉल्वेंट होता है ना, जो मिला नहीं के नहीं, वो वो तुम्हें ऐसे ही देखना है। वो मैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखा कि इज मिक्स्ड विथ। तुम्हें सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, ये पता करने के लिए मात्रा पे ध्यान देना है कि किसकी मात्रा ज्यादा है, किसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो देखिए सॉल्वेंट इस है। क्वेश्चन में ओवरऑल देखिए क्या हो गया? सर, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर ओवरऑल देखें तो जिसमें मिक्स सर ये होता समझ है में नहीं आया। अरे ऐसे मत देखो कि ए को बी में मिक्स किया या बी को ए के मिक्स में किया। तुम ऐसे देखो कि देखो जिसका क्वांटिटी ज्यादा है, जिस चीज का क्वांटिटी ज्यादा है, सो दैट विल बी अ सॉल्वेंट, और जिसका क्वांटिटी कम है दैट विल बी अ सॉल्यूट। तो मैंने लिखा कि 20 ग्राम ए इज मिक्स्ड विद 10 ग्राम बी। तो मैं बोलूं कि यार मैंने पानी में हनी मिलाया या हनी में पानी मिलाया, तो मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि हनी ज्यादा है कि पानी ज्यादा है। वो तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यार मैंने 30 ग्राम पानी में मान लो 50 ग्राम हनी मिलाया, 30 ग्राम पानी में 50 ग्राम हनी मिलाया, तो मेरा हनी हो गया सॉल्वेंट और वाटर हो गया मेरा सॉल्यूट। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो सॉल्वेंट, जिसकी कम है वो सॉल्यूट। तुम्हें इतना याद रखना है। ओके सर ये वाला क्वेश्चन एक बार वापस समझा दो ना। 1 सेकेंड ना, जस्ट 1 सेकेंड। देखो इस क्वेश्चन में एक एक काम करते हैं अपन, एक क्वेश्चन और करते हैं, तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन है ये 30 ग्राम H2O, मतलब H2O मतलब वाटर, जिसको नहीं पता है तो, इज मिक्स्ड विथ 10 ग्राम हनी। फाइंड मास बाय मास परसेंटेज। तो पहले तुम लोग एक चीज तो क्लियर करो कि इनमें से कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। सोचो। सर वाटर सॉल्वेंट है और हनी करेक्ट। सॉल्यूट है। तो वाटर आपका सॉल्वेंट है, क्योंकि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी कम है वो आपका सॉल्यूट। ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? सर 75%।
एक बार रुक जाओ, मास 10 ग्राम हो गया और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 40 ग्राम हो गया, जो कि दोनों को मिला के। तो आपका परसेंटेज कैसे निकालते हैं अपन? तो इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो 10/40 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 25%। ये आपका आंसर है। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो आप। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ओके, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। सर लिख लिया सबने? ये सबको समझ में आया ये? यस सर। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो पहले अपन ने पढ़ा था मास बाय मास, अब लिखो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहां पे ऊपर सॉल्यूट का मास होता है और नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 लिख लो अपनी कॉपी में। एक बार लिख लो, फिर मैं तुम्हें इसका न्यूमेरिकल कराता हूं। सर आप पूछो। सर एक बार पिछली वाली स्लाइड शो करो ना। पिछली वाली स्लाइड, एक सेकेंड। लिख लिया? ओके सर। यस सर। अच्छा, अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वरना ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। ओके, तो एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। टू 2.5 ग्राम A is mixed with 50 milliliter of water. Find mass by volume percentage. तो देखो, यहां पे आपका 50 मिलीलीटर पानी है, तो यहां पे तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पे आपको जो सॉल्वेंट, मतलब यहां पे आपको जो लिक्विड स्टेट में दे रखा है, जनरली वही आपका सॉल्यूशन होता है। तो यहां पे आपका मास ऑफ सॉल्यूट तो कितना आ जाएगा? तो मास ऑफ सॉल्यूट विल बी 2.5 ग्राम। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो जो वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दे रखा है वही आपको लेना है, तो वो कितना आ जाएगा? 50 मिलीलीटर। तो आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना आएगा? तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सॉल्यूट का मास कितना है? 2.5, वॉल्यूम का कितना है? 50, इनटू कितना आ जाएगा आपका? 100। तो इसको ओपन करो तो इससे ये चला गया और 5 आ जाता, का आंसर कितना आ गया? 5%। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? लिख लो इसको अपनी कॉपी में। सर ये कैसे पता करेंगे कि वॉल्यूम? सर 500 कहाँ से आया? हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? देखो, अगर आपको कोई भी मिलीलीटर में दे रखा है, लीटर या मिलीलीटर में, तो वो आपका सॉल्यूशन होगा। तो ये तो आ गया तुम्हारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और आपने सॉल्यूट मिक्स किया तो ये आपका सॉल्यूट का मास 2.5 ग्राम।
तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू कम होगी, तो तुम्हें ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। तो पे सॉल्यूट का मास 2.5 ग्राम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 50 मिलीलीटर, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन टू 100, तो सॉल्यूट का मास कितना है 2.5, वॉल्यूम कितना है 50 इंटू 100, और तुम बोल रहे हो सर 500 कैसा आया, ये पॉइंट हटाया तो जीरो आया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो 5 5 से 25, तो आपका आंसर कितना आ गया 5%। लिख लो। सर हो गया। हो गया? कुछ पूछना है ऐसे तो पूछो। सर एक बार लिखने तो एक क्वेश्चन तुम लोग लिखो, तो क्वेश्चन लिखो 5 ग्राम सॉल्ट is mixed with 100 milliliter water. Find concentration. तो मान लो आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि आपको मास बाय मास निकालना है कि मास बाय वॉल्यूम, लेकिन अगर आपको एक चीज का वॉल्यूम दे रखा हो तो फिर आपको मास बाय वॉल्यूम ही निकालना है। क्या आएगा इसका आंसर सोचो। 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। 5% 50%, 10% कि 20%। सोचो क्या होगा इसका आंसर। सर 5%। कितना? 5%। सर 5%। सर 5%। देखो ये तो आपका सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्यूशन है, तो फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो देखा 5 अपॉन 100 इनटू 100, तो गया, तो आपका आंसर कितना आया 5%। सर आप पूछो। सर सर इसमें नेट प्रॉब्लम हो रहा है सर, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज देना ना। नो, रिकॉर्डिंग मैंने कर रखी है क्या? हाँ कर रखी है, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है आगे बढ़ू मैं कि इसमें कोई डाउट है तुम्हें? अब सर एक सेकंड ये लिखने दो ना। हाँ लिख लो। सर पर अपन को क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि अपन को वॉल्यूम फाइंड करनी है या फिर मास? हाँ देख, तो हाँ देखो ये सही क्वेश्चन है, क्योंकि रीजन ये कि तुम्हें एग्जाम में नहीं दे रखा होगा, तुम्हें ऐसे ही पूछा होगा। तो देख अगर तेरे को मान ले कि कोई एक भी चीज मिलीलीटर में दे रखी है, तो मैं तेरे को मास बाय वॉल्यूम निकालना है, और मान ले तेरे को दोनों मास दे रखे, तो फिर तेरे को मास बाय मास निकालना है, खत्म। ओके सर। लिख लिया? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कॉलॉइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तो लिखो अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो होमोजेनस में तो क्या होते हैं, आपको इंडिविजुअल पार्टिकल्स नजर नहीं आते, लेकिन हेटेरोजेनस में नजर आते हैं। जैसे मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, मिक्सचर ऑफ एग एल्बुमिन इन वाटर, मिल्क, एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक, तो ये सब आपके हेटेरोजेनस मिक्सचर है। जैसे मान लो कि अगर मान लो कभी धुंधलापन होता है हवा में, तो अपनी आंखों को नजर आता है, तो वो आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर है। आपका मिल्क तो अपने आंख में एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। तो मिल्क बेसिकली क्या होता है, तो पानी के अंदर आपका व्हाइट कलर का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सब मिलके मिल जाता है, तो आपका मिल्क बनता है। तो कॉलॉइड इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। इसका बेस्ट एग्जांपल मिल्क, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे लिखवाएं दो मुझे, एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक एक्सेट्रा। तो अगर मान लो आपका कोई हेटेरोजेनस मिक्सचर है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस का, तो उसको अपन कॉलॉइड बोलते हैं। तो देखो इसकी प्रॉपर्टीज देखो, पहली प्रॉपर्टी ये कि ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है। दूसरी, यहां पे द पार्टिकल्स कैनॉट बी सीन बाय, यहां पे इसको अलग कर दो, सीन बाय नेगेटिव कर दो। द सॉल्युबल पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, तीसरा पॉइंट करेक्ट है। जैसे आप मिल्क है, तो अगर आप मिल्क को छानते हो, तो छानने के बाद भी ये तपेली में मिल्क ही आता है, ऐसा नहीं कि मिल्क के पार्ट ऊपर रह गए
और नीचे नहीं आया. So the solute particles cannot be separated by filtration. The solute particles do not settle down and the solution is stable. ऐसा तो नहीं है कि अपने घर पे जो गाय का दूध आता है, थोड़ी देर दूध ग्लास में रखो तो ऊपर ऊपर पानी आ जाएगा, जो दूध जम जाएगा. ऐसा तो नहीं होता. The solute particles do not settle down and the solution is stable. और फिफ्थ है, the particles scatter a beam of light passing through it and the path of light is visible in the solution. तो अगर आप मान लो किसी घड़े में दूध भरा हुआ है, अगर मान लो कोई घड़ा है उसमें दूध भरा हुआ है, मान लो उसमें आपने लेजर लाइट पास करोगे ना, तो आपको लेजर लाइट ऐसे जाते हुए दिखती है उसमें से. तो द पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट. तो अंदर जो पार्टिकल्स है वो बीम को स्कैटर करते हैं एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन. और आपका लाइट का पाथ विजिबल होता है. मतलब जैसे पानी में से लेजर पास करोगे तो लेजर नहीं दिखेगी, लेकिन दूध में से लेजर पास करोगे तो आपको लेजर दिखेगी. तो ये पॉइंट्स है आपके, लिख लो अपनी कॉपी में. और इसमें कोई डाउट तो आप पूछ सकते. सर एक बार प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन वापस बता दो ना. एक पहला तो हेटेरोजेनस मिक्सचर मतलब होमोजेनस नहीं होता, ये आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर है ना, क्योंकि आपको पार्टिकल नजर आते हैं. द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आई. ये कितनी किताबों में उल्टा लिखा हुआ है ये वाली चीज, है ना. आप खुद भी बोल रहे हो कि स्कैटर भी करते हैं, और आप बोल रहे हो पार्टिकल दिखाई भी नहीं देते. तो जब पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे तो लाइट स्कैटर होते हुए कैसे दिखेगी? कि आपको दूध दूध दिखता है कि दूध पानी दिखता है ना. तो एक तो हेटेरोजेनस मिक्सचर है, दूसरा पार्टिकल्स नजर आते हैं तभी हेटेरोजेनस है वो. आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते. द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, है ना. सेटल डाउन नहीं होते. अगर आप दूध को किसी ग्लास में भरो तो दूध दूध ही रहता है. ऐसा नहीं कि पार्टिकल जमा हो जाते हैं नीचे, ऊपर पानी रह जाता है, ऐसा नहीं होता है. डू नॉट सेटल डाउन, तो आपको लिखना है कि स्टेबल होता है. फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, आंखों से नजर आते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, और इसके थ्रू कोई लाइट जाती है तो वो लाइट का पाथ डेविएट करता है. तो पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन. तो दूध से अगर लेजर लाइट पास करोगे तो आपको लेजर आंखों से नजर आएगा. लिख लो. सर तो इसमें सेकंड पॉइंट गलत है क्या? गलत नहीं है, कैन भी. इस सेकंड पर को लिखो ही मत, एक काम करो, ये हर रेफरेंस बुक में ये पॉइंट उन्होंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है. यार तुम खुद सोचो यार, तुम्हें एयर में अगर मान लो, एयर में मान लो धुंधलापन है, तो एयर में मान लो स्मोक है, मान लो एयर में डस्ट पार्टिकल्स है, तो यार वो तो अपनी आंखों को नजर आते हैं ना. कहाँ नजर नहीं आते? आते हैं ना नजर. द पार्टिकल्स आर सीन बाय नेकेड आई. तो a colloidal solution is a heterogeneous mixture of two or more substances. तो पहला तो हेटेरोजेनस है. हेटेरोजेनस का प्रॉपर्टी ये है कि भाई आपको पार्टिकल नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है कि इन पार्टिकल्स को आप फिल्टर्स करके सेपरेट नहीं कर सकते. ठीक है, पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं, आपका सॉल्यूशन स्टेबल होता है, और आपके जो पार्टिकल्स है वो बीम को स्कैटर करते हैं और आपको पाथ विजिबल दिखता है. लिख लो. लिख लो, कोई डाउट है इसमें तो पूछो. लिख लिया सबने? सर एक सेकंड, लास्ट पॉइंट.
ओके यार देखो, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में टिंडल इफेक्ट। देखो क्या होता है, देखो तो टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो व्हेन ए बीम ऑफ लाइट is passed through a colloidal solution, the colloid particles scatter the beam of light and the path of light becomes visible in the solution. This effect is called as Tyndall effect. ये तुमने कभी देखा है खिड़की से ऐसे लाइट आते हुए, या ऐसे जंगलों में इस तरीके से रेज आ जाती है ना? जैसे मान लो कि तुमने रसना भरा हुआ है, उसमें आप मान लो लाइट पास करो तो ऐसा वो रसना में ऐसा जगमग दिखाई देता है। तो होता क्या कि कॉलॉइड के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उससे अगर लाइट पास करते हो तो ये पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट को इधर उधर फेंकते हैं। स्कैटर करने का मतलब क्या होता है, इधर उधर फेंक देना। So the when a beam of light is passed through a colloidal solution, the colloid particles scatter the beam of light and the path of light becomes visible. इसको बोलते हैं अपन टिंडल इफेक्ट। और ये तो एग्जांपल है कि टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन लाइट एंटर्स ए रूम थ्रू अ स्मॉल होल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल एंड स्मोक पार्टिकल। दूसरा, टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन अ डेंस फॉरेस्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट। तो टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? कॉलॉइड। ये एग्जांपल बहुत बार आता है एमसीक्यूज में, 4 ऑप्शन होते हैं। बताओ टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? कॉलॉइड शो करता है कि होमोजेनस मिक्सचर शो करता है? कौन शो करता है? तो आपका आंसर क्या है? टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तो होता है क्या टिंडल इफेक्ट? तो अगर किसी कॉलॉइडल सॉल्यूशन के थ्रू अगर आप मान लो कोई लाइट पास करते हो, तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, लाइट को इधर उधर स्कैटर कर देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। तो आपको वो लाइट फिर नजर आती है। तो इस फेनोमेना को बोलते हैं अपन टिंडल इफेक्ट। लिख लो, और कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। सर वो जो लाइट मतलब जो आती है ऊपर से वो किसको ऐसे मतलब मैं समझा नहीं यार। सर ये वापस समझा दो ना। देखो होता क्या, देखो तो मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो कि पानी है, जैसे मान लो कोई गिलास है, जैसे मान लो ये गिलास है, मान लो ये इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। तो पानी के मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि लाइट अगर आके निकल जाती है तो भी आपको पता नहीं पड़ेगा, है ना? क्योंकि ये पार्टिकल्स इतने छोटे कि ये इस लाइट का कुछ बिगाड़ ही नहीं पाते। तो पानी से अगर आप लेजर लाइट पास करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको दिखेगी भी नहीं। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे लेजर लाइट दिख रही है, मतलब यहाँ से लाइट निकल के बाहर आ रही है, तो जब पानी के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर ही नहीं कर सकते तो आपको दिखेगी कैसे? लेकिन होता क्या है कि अगर यही मान लो आपके अपन दूध की बात करें, तो दूध के अंदर बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? दूध के अंदर बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर आप मान लो कोई लेजर लाइट पास करोगे तो ये टकराएगी, तो टकरा के ऐसे आ जाती है। अगर मान लो कोई लेजर लाइट पास करो, मान लो गई तो टकरा के ऐसे आ गई। तो अगर तुम्हारी आंखें यहाँ पे है तो तुम्हें क्या दिखेगा? लेजर लाइट दिखेगी। तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो लाइट स्कैटर होती है और अपने को पाथ नजर आता है। अगर कॉलॉइडल सॉल्यूशन नहीं है तो लाइट निकल जाती है, अपने को पाथ नजर नहीं आता। ये होता है टिंडल इफेक्ट। नहीं आया समझ में? पार्टिकल्स सर छोटे आगे। हैं तो लाइट निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी लेजर लाइट को आप दूध से पास करो तो आपको लेजर लाइट नजर आएगी, क्योंकि रास्ते में पार्टिकल्स बड़े बड़े। तो ये आने वाली लाइट को ऐसे लाइट टकरा के ऊपर भी तो आ सकती है, तो आपको दिखेगी लाइट। आपको लाइट दिखी मतलब अंदर क्या हुई? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग हुई मतलब ये क्या है? टिंडल इफेक्ट। सर एक बार पिछले वाला पेज सर इसको खोलना। अगर अपन डॉट वाटर के साथ करें तो? किसके साथ? सर डर्टी वाटर सर जिसमें मिट्टी हो। हाँ, उसमें देखो लाइट जगमग होते हुए दिखेगी, पर उसको अपन कॉलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बोलते यार। वो कुछ और होता है, वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन नहीं होता। क्योंकि अगर तुम मान ले पानी में मिट्टी डालेगा तो थोड़ी देर बाद मिट्टी तो नीचे जमा हो जाएगी। लेकिन अपन ने क्या पढ़ा? कॉलॉइड सॉल्यूशन तो स्टेबल होता है, नीचे जमा नहीं होती है। तो उसमें आपकी स्कैटरिंग होगी, लेकिन फिर उसको टिंडल इफेक्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि वो कॉलॉइड नहीं है। सर एक बार पिछले वाला पेज खोलना। क्या हो गया? हाँ बोलो, क्या हो गया?
सर एक बार पिछला वाला स्लाइड खोलो ना, वो देखना। हाँ हाँ, ये लो। ओके, और कुछ पूछना है? ओके